तो अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट के अंदर कि हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई होगा कैसे। मैंने एक वीडियो कल परसों भी डाली थी, तो मैं इसे एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ। तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए और फिर आगे इस कंटिन्यू कीजिए इस दूसरी पार्ट को, ठीक है। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट हम पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलेंगे मैम आपने पहले तो बोला ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट पढ़ाएंगे, अब आप कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ाएंगे। पर मैंने ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट पढ़ा चुका है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैंने पढ़ाया है। उसके अंदर आपके आना में ज़्यादा डिटेल में आपको मैं कभी बाद में समझा दूंगी, ठीक है। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो एक दिन एक मेरे फॉलोवर ने पूछा था कि दीदी पेस मेकर क्या होता है। तो मैंने बाकायदा इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी स्टोरी लगाई थी कि पेस मेकर क्या होता है। पेस मेकर एक स्मॉल डिवाइस है जिसका 20 से 50 ग्राम तक वज़न हो सकता है, और ये एक डिवाइस है जो पेशेंट के अंदर तब इम्प्लांट किया जाता है जब पेशेंट की हार्ट रेट कम हो जाती है और ब्रेडिकार्डिया जिन पेशेंट्स को होता है या फिर उनकी हार्ट रेट बंद हो जाती है, ठीक है। तो उन्हीं केसेस में हम पेसमेकर का यूज़ करते हैं। और आज हम समझेंगे कि हम पेसमेकर का यूज़ करेंगे पर ये कंडीशंस आती कैसे हैं। जैसे कि हमारा कंडक्टिंग सिस्टम एक खुद का पेसमेकर सेल्स है हमारे हेड के अंदर जो कि SA नोड में है, ठीक है। SA नोड एक ऐसा नोड है जो खुद एक पेसमेकर सेल भी है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करके हमारे हार्ट को बीट करने में मदद करता है। तो इसीलिए हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें हम SA नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे SA नोड जो कि हमारे कंडक्टिंग सिस्टम में होता है, ठीक है। अब ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है हम इस पर आते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम में हम यहाँ पे एक छोटा सा हार्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा हार्ट है जिसके 4 चैम्बर हैं और उसके अंदर से यहाँ से एरोटा जा रही है, ठीक है। यहाँ से क्या है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है। ये क्या है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, याद रखना है। ये सुपीरियर वेना केवा और ये इंफीरियर वेना केवा। ये है डिसेंडिंग अरोटा, ठीक है। अब हम इससे समझेंगे कि हमने इन सभी चीज़ों का तो हमें काम नहीं है। हमें काम किस चीज़ का है कि हार्ट बीट कैसे कर रहा है। हार्ट बीट कराने के लिए हमारे पास ये सुपीरियर वेना केवा का यहाँ पे एक होल होता है जहाँ से ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आता है, ठीक है। राइट एट्रियम में जहाँ से ब्लड आता है वो एक होल है। यहाँ पर हमारे पास रहता है SA नोड just near the opening of superior and inferior vena cava in the right atrium, ठीक है। तो ये SA नोड जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है और यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजता है हमारे अदर पूरे हार्ट के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस जगह की जिसका डायग्राम कुछ मेरे ख्याल से ऐसा होगा।
क्योंकि नीचे जो हार्ट होता है उसकी वॉल बहुत थिक होती है। ठीक है, और सबसे थिक की कौन सी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, क्योंकि वो पूरा ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास है जस्ट कॉर्नर में, इसके जस्ट कॉर्नर में है एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, जिससे हमारा ब्रांच निकलता है। उस ब्रांच का नाम है हिज बंडल। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे हिज बंडल। अब इस हिज बंडल के दो ब्रांचेस निकलते हैं, जो कि हमारे हार्ट के लेटरल साइड में डिवाइड हो जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट परकिंजे फाइबर्स। राइट एंड लेफ्ट परकिंजे फाइबर्स। अब इनका नाम परकिंजे फाइबर कैसे हुआ? क्योंकि इनकी खोज एक परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये मैं जॉक नहीं कर रही हूँ, ये सच में है कि इन दोनों की इसकी खोज परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस निकलते हुए हमारे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में जाती हैं, और फिर यहीं से ऐसे नोड एक मेन कंडक्टर है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करने का, क्योंकि ये पेसमेकर सेल से बना होता है और ये खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है। और यही ऐसे नोड एवी नोड को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजा करता है, जिसके कारण एवी नोड के पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आती हैं, और फिर ये इम्पल्सेस हमारे लोअर पार्ट ऑफ हार्ट, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को इम्पल्सेस देता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि साइनोएट्रियल नोड, जो साइनोएट्रियल नोड है वो क्या है। देखो, साइनोएट्रियल नोड इज अ स्मॉल मास ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट लाइज इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के अंदर ही इंफीरियर वेना केवा ओपन होता है, और ये दोनों एक साथ राइट एट्रियम में ओपन होती है। जो ओपनिंग होती है उसे हम सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के नाम से ही जानते हैं, और ये जस्ट इसके पास होती है, जैसा मैंने डायग्राम में बताया है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे द साइनोएट्रियल सेल्स जनरेट दिस रेगुलर इम्पल्सेस बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल। क्या बोलता है कि जो साइनोएट्रियल सेल्स हैं वो रेगुलरली इम्पल्सेस जनरेट करता है, क्योंकि ये जो है हार्ट इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होता है। द इनस्टेबिलिटी लीड them to discharge regularly, usually between 60 to 90 टाइम a minute। जो इंस्टेबिलिटी जो होती है ऐसे नोड की, वो इसको लीड करता है डिस्चार्ज करने के लिए 1 मिनट से के अंदर 60 से 90 इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करने के लिए। ठीक है, रेगुलरली। ठीक है, तो दिस डीपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय रिकवरी या फिर रीपोलराइजेशन, बट ऑल्सो इमीडिएटली देयर instability lead them to discharge again, because ऐसे नोड डिस्चार्ज फास्टर देन एनी अदर पार्ट ऑफ हार्ट। जो क्या बोल रहा है कि
ही ऑलमोस्ट इमीडिएटली अनस्टेबल लीड जो होती है, ठीक है, ये टू डिस्चार्ज अगेन, जो ये है ना बार बार इसे बोलता है कि डिस्चार्ज करो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को बार बार। तो ये अदर हार्ट के पार्ट के मुताबिक ये सबसे ज़्यादा फास्टर काम करता है, डिस्चार्ज करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। तो नॉर्मली सेट्स द हार्ट रेट एंड इट्स कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो जो नॉर्मली सेट करता है हार्ट रेट को, और इसे हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। तो जब हमारा ऐसे नोट अनेबल हो जाता है प्रॉपरली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करने में, तभी ये हमें पेसमेकर यूज़ करना पड़ता है। नहीं तो हम जो रेगुलर लाइफ नॉर्मल जीवन जी रहे हैं उनके अंदर नेचुरली एक पेसमेकर है जिसका नाम है ऐसे नोड। तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जो इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं ऐसे नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में, वो 0.1 सेकेंड के हर 0.1 सेकेंड के बाद हो रही है। दिस इज ओनली द कंडक्टिंग पाथवे लिंकिंग द एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर। ये एक ओनली कंडक्टिंग पाथवे है जो लिंक करता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स को, बिकॉज of the ring of fibrous non-conducting tissue separating the upper and lower part of it। क्योंकि जो रिंग ऑफ फाइबर है, जो फाइबर्स की जो रिंग है वो डिवाइड करती है नॉन कंडक्टिंग टिश्यूज़ को, सेपरेट करती है अपर और लोअर पार्ट ऑफ हार्ट के अंदर। अब हम एट्रियोवेंट्रिकुलर के बारे में जानेंगे, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को हम स्मॉल नेम देंगे एवी नोड। एवी नोड एक स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू है। अब मैंने जैसे कहा था कि जो ऐसे नोड है वो पेसमेकर सेल से मिलकर बना होता है और इसे पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है ये स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू से मिलकर बना होता है, क्योंकि situated in the small wall of the atrial septum near the atrioventricular wall। तो मैंने कहा था कि ये एक स्मॉल टिश्यू का मास होता है जो सिचुएटेड होता है वॉल ऑफ एट्रियम सेप्टम के, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है। और ये किसके पास होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के पास होता है। नॉर्मली द एवी नोड्स merely transmitted the electrical impulses from the atria into the ventricles। जो एवी नोड्स होते हैं मैरिली ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर। There is delay into the ventricles। This allows the atria to finish contracting before the ventricles start। ये जो एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड है ये इम्पल्सेस को कलेक्ट करता है ऐसे नोड से, ठीक है, और ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर। और यही चीज़ ट्रांसमिट जो करता है, यही चीज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स 0.1 सेकेंड डिले रहते हैं, ठीक है। 0.1 node merely transmitted the electrical signals from the atria to ventricle। There is the delay। 0.1 सेकेंड का डिले रहता है एट्रियम और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और ऐसे नोड के बीच, जो कि एक थोड़ा सा अलाउंस करता है कि एट्रिया जब फिनिश कर दे कॉन्ट्रैक्टिंग को तो वेंट्रिकुलर उसके जैसे ही एट्रिया जो होता है वो रिलैक्स होता है, वैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम हमेशा हार्ट को देखते हैं कि हार्ट का ये अपर पार्ट एट्रिया है और ये लोअर पार्ट है वेंट्रिकल। जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा वेंट्रिकुलर वाइड रहेगा और फिर एट्रिया खुलते ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा और ऐसे ही हमारा हार्ट काम करेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को अलाउंस करने के लिए 0.1 सेकेंड का डिले रहता है एवी नोड के अंदर, ठीक है।
अब हम बात करेंगे एवी नोड को हम सेकेंडरी पेसमेकर फंक्शन भी कहते हैं। इट्स टेक ओवर दिस रोल इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ऐसे नोड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये एक एवी नोड ऑल्सो, जो एवी नोड होता है उसे हम सेकेंडरी पेसमेकर फंक्शन भी कहते हैं। और ये ओवर द रोल इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो विद ऐसे नोड के साथ इटसेल्फ और विद द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम द एट्रिया, इट्स इंट्रिंसिक printing rate however is lower than the set by the SA node 40 to 60 beat per minute as। तो ये बोल रहा है अगर ऐसे नोड के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जब ऐसे नोड के साथ प्रॉब्लम हो जाता है तो ये खुद ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस ऐसे नोड को। क्या करता है? ट्रांसमिट करता है ऐसे नोड को इम्पल्सेस, और पर इसकी बीट पर मिनट जो है वो 40 से 60 हो जाती है। इसी की वजह से हमें जो है डिवाइस लगाना पड़ता है पेसमेकर। देन नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वाई वी यूज़ पेसमेकर। ठीक है, पेसमेकर जब ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कम होने लगती है या फिर बंद हो जाती, कुछ भी मानो, तभी हम इस पेसमेकर डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा टॉपिक भी हो गया है और मेरे एक प्यारे से फॉलोवर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बात करेंगे नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट। हार्ट को नर्व सप्लाई कौन करता है? तो छोटे से बात को हम समझेंगे। एज मैंशन अर्लियर द हार्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑटोनोमिक nerve originating in the cardiovascular center is the medulla oblongata. The vagus nerve supplies mainly the SA and AV node and atrial muscles. Vagal stimulation reduces the rate of SA node rating, decreasing the rate and forces of heartbeat. Sympathetic nerve supply the SA and AV node and the myocardium, and stimulation increase the rate and force of the heart. इसमें बोला है कि स्पेशली मेंशन किया है कि अर्लियर हार्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑटोनोमिक नर्व ओरिजिनेटिंग। ऑटोनोमिक नर्व एंड ओरिजिनेट होती है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो वेगस नर्व होती है पैरासिम्पथेटिक, ठीक है, सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक दो चीज़ों की बात की गई है। तो सिम्पथेटिक में हमने देखा मेडुला ऑब्लोंगेटा कार्डियोवास्कुलर को सेंट्रली नर्व सप्लाई करता है। वेगस नर्व जो है पैरासिम्पथेटिक सप्लाई करता है मेनली एसए नोड और एवी नोड को, जो क्या काम करता है, और एट्रियल मसल को। ठीक है, जो वेगल स्टिमुलेशन है वो रिड्यूस करता है ऐसे नोड की फिरिंग को। अब इसके बाद हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी एक डायग्राम। ये रहा कार्डियक साइकिल। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? वैसे ही जैसे मैंने बताया कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हार्ट है जिसमें सुपीरियर और इंफीरियर बना के खुला हुआ है। यहाँ से ब्लड आएगा, ठीक है, यहाँ से ब्लड आया, और अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसे हम ब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। इसे कहते हैं आइसोवोलुमेट्री रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल अर्ली। तो वेंट्रिकल्स का डायस्टोल होगा। यहाँ पे देखो सिस्टोल हो रखा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है वेंट्रिकल, तो ये खुला है, एट्रिया खुला है। एट्रिया का डायस्टोल हुआ है, वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज में, जिसमें कि वेंट्रिकल का डायस्टोल हो जाता है ना। और एट्रिया में जो ब्लड होता है, यहाँ पे जो हमने ब्लड ले रखा था वो यहाँ चला जाता है। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो एट्रिया है ये सिस्टोल होगा। अब ये सिस्टोल हुआ। ठीक है, अब ये दोनों जगह से ब्लड आ रहा है, ये ऊपर से लंग से आ रहा है और यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। तो ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको अभी तो डीऑक्सीजनेटेड का साइकिल बता रही हूँ, फिर ऑक्सीजनेटेड का बताऊँगी, फिर इन दोनों का साथ में बताऊँगी। तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो ये वेंट्रिकल्स थे ये सिस्टोल हुए थे, ये अभी अब डायस्टोल हो गए। यहाँ का ब्लड बंद हो जाएगा। ठीक है, ये वॉल बंद हो गए दोनों। ठीक है, तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से जाएगा पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी राइट एंड लेफ्ट आर्टरी में, और फिर लंग्स के अंदर जाएगा और फिर ऑक्सीजनेटेड होगा और इन दोनों की तरह, इन दोनों के अंदर आएगा। यहाँ पे भी दो थी, यहाँ पे भी दो थी। ठीक है, यहाँ से ब्लड इकट्ठा होगा और यहाँ आएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम आगे जाएंगे, वापस हमारा हार्ट यहाँ पे रिलैक्स था, नीचे से वेंट्रिकल्स जो थे वो रिलैक्स थे। ठीक है, सिस्टोल थे। अब वो डायस्टोल होंगे, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ था वो अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो रहा है फिर से। ठीक है, जो कि इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे। इस डायग्राम से हमें ये तो समझ में आ जाएगा कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कब कहाँ से आ रहा है और कब कहाँ जा रहा है। वही स्टोरी फिर से स्टार्ट करेंगे जो मैंने शुरू से समझाई थी कि पहले हमारे पास ब्लड आएगा कहाँ से, सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से इस राइट एट्रियम के अंदर, और यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा जहाँ राइट एट्रियम में, और फिर जो नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो सिस्टोल हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, जब ब्लड ऊपर इकट्ठा होगा तब नीचे के जो दोनों एट्रिया में जब ब्लड कलेक्ट होता है तब वेंट्रिकल्स सिस्टोल रहते हैं, और फिर जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल होते हैं देन जो सिस्टोल आर्टरिया का जो ब्लड था सारा का सारा वेंट्रिकल्स में आ जाता है। फिर वेंट्रिकल्स में आने के बाद ब्लड जो एट्रिया होता है वो सिस्टोल करके पूरा ब्लड भेजता है। ठीक है, वो आता कैसे, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होने पर। ठीक है, फिर यहाँ से पूरा हमारा वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया। अब वेंट्रिकल्स में ब्लड आने के बाद हमारा ब्लड वेंट्रिकल्स में क्लोज हो गया। अब ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इनका फिर से सिस्टोल होगा। तो सेकेंड फेज ऑफ सिस्टोल के अंदर जो वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड जो राइट वेंट्रिकल में था और डीऑक्सीजनेटेड राइट वेंट्रिकल में था, जो ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल में था, दोनों पंप आउट होकर अपनी अपनी जगह जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन राइट लेफ्ट। ठीक है, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो वाला सारा इस पे लेफ्ट वेंट्रिकल में कलेक्ट हुआ है, वो अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सिस्टोलिक ब्लड सर्कुलेशन कर देगा। ठीक है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है।
इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट एक अमाउंट ऑफ ब्लड है जो इजेक्ट करता है फ्रॉम ईच वेंट्रिकुलर एवरी टाइम। द अमाउंट एक्सप्लेन्ड बाय ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईच वेंट्रिकुलर इज ए स्ट्रोक वॉल्यूम। जो अमाउंट जो एक्सपल्ड होता है हर एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ हर एक वेंट्रिकल में, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम से जानेंगे। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट जो एक्सप्रेस होता है इन अ लीटर पर मिनट, इसे कैलकुलेट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे हार्ट में कार्डियक आउटपुट निकालना है, तो हमारे हार्ट में जो जितना ब्लड ऑफ अमाउंट इजेक्टेड होता है, ठीक है, ईच वेंट्रिकल में, हर एक वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, अब हम हार्ट का डायग्राम निकालेंगे। ये तो मेरा बनाया हुआ है। हर एक वेंट्रिकल के अंदर, जैसे एक वेंट्रिकल यहाँ पर है, एक वेंट्रिकल यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इधर जहाँ पर भी वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, अब इसमें कितना अमाउंट ऑफ ब्लड ईच कॉन्ट्रैक्शन में एक्सपल्ड हो रहा है ना, हर एक वेंट्रिकल से, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। किसे कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम को कार्डियक आउटपुट कैसे निकालेंगे, तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन लीटर पर मिनट के हिसाब से, एंड इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द स्ट्रोक वॉल्यूम बाय द हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई बाय करने के बाद पता चलता है कि कितना ब्लड कार्डियक आउटपुट हुआ है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, ये इसका फॉर्मूला है। अब मैं एग्जांपल लेके बताऊंगी कि इन अ हेल्दी पर्सन या फिर हेल्दी अडल्ट, इन हेल्दी एडल्ट ठीक है, 70 ml अप्रोक्सीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। ठीक है, कितना होता है, 70 ml होता है अप्रोक्सीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम। अब इसकी जो हार्ट रेट होती है वो 72 होती है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला देखा था, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, है ना, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास है 70, हार्ट रहेगा 72, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 0 में गया कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, 2 से 14, 7 का 0 में गया कुछ भी नहीं आएगा, 7 दूनी 49, 0 4 4 4 9 3 1 5, तो हमारे पास में 0 आ गया। तो ये आ गया 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली ब्लड, तो हमारे पास आ गया 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो अब हम इस मिनट को एक्सरसाइज के टाइम पर 35 ml पर मिनट एथलीट्स में और इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज कॉल्ड द कार्डियक रिवर्स। अब हम बात करेंगे 5 लीटर ब्लड निकल गया नॉर्मली, दिस कैन इंक्रीज अराउंड 25 लीटर पर मिनट, ये इंक्रीज हो सकता है 25 लीटर पर मिनट इन एक्सरसाइज के दौरान, अप टू 35 लीटर पर मिनट एथलीट्स के अंदर,
और इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज कॉल्ड कार्डियक रिजर्व। ठीक है, तो अब हम बात करें 5 लीटर जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल आदमी बैठा है, उसका 5 लीटर कार्डियक आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, अब किसी में एक्सरसाइज कर रहा है कोई, उसके अंदर 35 लीटर पर मिनट के हिसाब से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। इट्स बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात है, 35 लीटर है ना पर मिनट में। और जो एथलीट्स होते हैं, खेल में भागीदारी लेते हैं, 45 लीटर पर मिनट के हिसाब से उनका ब्लड हार्ट का कार्डियक आउटपुट आता है। अब आप इसे देख सकते हैं। अब हम जानेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स इमीडिएटली बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कह रहा है कि स्ट्रोक वॉल्यूम of blood in the ventricles immediately before the contract. Its ventricular and diastole volume is sometimes called preload of turn. Preload depend on amount of blood returning and hurt through the approach. तो इस स्ट्रोक वॉल्यूम का सीधा सा मतलब मैं आपको बताऊं तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिटरमाइन करता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड कि वो हर एक वेंट्रिकल के इमीडिएटली वेंट्रिकल से ब्लड इन द वेंट्रिकल, जो ब्लड होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, इमीडिएटली बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले जो अमाउंट होता है वही स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे